हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4 हमारी हिस्ट्री का। हम पढ़ रहे हैं हमारी किताब आवर पास्ट वन, है ना। साथ ही साथ में हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए सीरीज में, ठीक है। तीन चैप्टर हमारे हो चुके हैं हिस्ट्री के। चौथा चैप्टर ये हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे कि हम हर चैप्टर के साथ में बात करते हैं, आप छोटे बच्चे हो 6 क्लास के या फिर आप बड़े बच्चे हो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए एक सेम बात है कि आपकी जो 6 क्लास की हिस्ट्री की किताब है उसको एंशिएंट इंडिया भी माना जाता है। इसी को एंशिएंट इंडिया भी कहते हैं। आप बाद में अगर छोटे बच्चे हो तो बाद में सुनोगे। एंशिएंट इंडिया कहा जाता है, एंशिएंट इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी इस छठी की किताब में, इस 6 क्लास की हिस्ट्री की किताब में आपको जो पुराना भारत रहा है, एंशिएंट मतलब बहुत पुराना, जो पुराना भारत की जो इतिहास रहा है उसको पूरा पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का तरीका भी ऐसा है कि सीरीज वाइज चैप्टर 1 जो है वो आपको सबसे पुराने समय के बारे में बताता है, जो शुरुआती दौर हमें पता लगा है वो। उसके बाद में चैप्टर 2 हमें बताता है कि कैसे हम जानवरों के पीछे भागते भागते, पेड़ पौधे कलेक्ट करते करते अब धीरे धीरे फार्मर बनने लगे थे, और अब जानवरों के पीछे भागना बंद कर दिया था, और अब हमने सेटल होना शुरू कर दिया था, घर बनाने शुरू कर दिए थे। फिर तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके के घर बनाने हमने शुरू किए, क्योंकि हमको साइट मिली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमको जगह मिली पाकिस्तान वाले के आसपास एरिया में, जो इंडस रिवर है, सिंध नदी है, उसके आसपास के हिस्से में। मोहनजोदारो देखा हमने, हड़प्पा जगह देखी, राखी गढ़ी जगह देखी, हमने और जो भी 2-3 नाम और मैंने आपको बताया वो जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ये मैंने बता दिए। 2-3 नाम और है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो तो मुझे एकदम लिंक मिल जाएगी कि हाँ भैया आपने पढ़ा है, आपको ध्यान है। तो ये सारी जगह कहाँ पे थी? इंडस रिवर के आसपास थी। हमने देखा कि ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर घर बने हुए थे, स्ट्रीट्स थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना हुआ था। तो मतलब कुल मिला के अब अच्छी पोजीशन पे आ चुके थे इस समय तक कि हाँ, घरों वगैरह में रहना हमने शुरू कर दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, हम जैसे समय के आगे आगे बढ़ रहे हैं, अब क्या हुआ, मतलब मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ। अब क्या हुआ मतलब उस समय पे, वो पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, तब क्या हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो समय था, एक बार मैं आपको टाइमलाइन बता देती हूँ। टाइमलाइन हमने सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि डेट्स और नेम्स क्या होते हैं। तो डेट जो है वो कुछ इस तरीके की है हमारी, है ना। जहां पे जीसस का जन्म हुआ, जिस साल जीसस का जन्म हुआ उस साल को 0 माना जाता है। इसके बाद में आने वाली जितनी भी तारीख है उसको सीई या फिर उसके आगे एडी लिख दिया जाता है, यानी कि कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनो। और इसके पहले की जो भी डेट्स है उसके आगे बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, या फिर एक और क्या बोलते हैं, बीसीई लिखते हैं या फिर बीसी लिखते हैं, है ना, बिफोर कॉमन एरा। हाँ ठीक है। तो ये चीज लिखी जाती है डेट्स के पीछे। अब मान लो किसी डेट के पीछे बीसी लिखा है, मतलब जीसस के जन्म के इतने साल पहले की बात है। ये उल्टा चलता है ना, ऐसा। और इधर 0 के इधर वाला ऐसे आगे आगे की तरफ चलता है, ठीक है। तो अभी हम कौन सी टाइमलाइन में है? जीसस का जन्म हो चुका है ना बहुत पहले, जीसस को मानते हैं, मतलब जन्म हो चुका है। तो हम कौन सी टाइमलाइन में? इधर इधर हम सीई में कहाँ तक आ गए हैं? 2022 वाला साल हमारा अभी चल रहा है। जब ये वीडियो अपलोड हुई है 2022 वाला साल हमारा ये चल रहा है, ठीक है। तो ये 0 से हम 2022 काउंट कर रहे हैं, मतलब 0 से, मतलब जिस साल जीसस का जन्म हुआ था उस साल के 2022वां साल चल रहा है। 2022 साल हो चुके हैं जीसस के जन्म को। समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये वाली जो कथा अभी हमारी चल रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सब जीसस के जन्म के पहले की बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए इन डेट्स के आगे क्या लिखा जाता है? बीसीई या फिर बीसी लिखा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम कौन सी डेट पे हैं? हमने सबसे पुरानी डेट की जो है वो हमने बात की थी, वो 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात की थी, जिसको स्टोन एज भी कहा जाता है। इसमें हमने पेलियोलिथिक वाले स्टोन, मेसोलिथिक स्टोन, नियोलिथिक स्टोन हमने देखे। तो ये वाला जो एरा है, ये वाला जो एरा है स्टोन एज वाला, ये हमारा कब तक चला? 2 मिलियन साल से करीब 10,000 बीसीई के आसपास तक मान सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा स्टोन एज चला, हमने पत्थर ही पत्थर के सामान देखे, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, चिकने पत्थर, और ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देख ली। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारा करीब शुरू हुआ 2700 से 1600 के बीच में। ये वाला जो हमारा पीरियड रहा, ये वाला जो हमारा पीरियड रहा 2700 से 1600 बीसीई वाला, ये वाला जो समय रहा, इसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मतलब वो जो सभ्यता है, उस तरीके के घर, उस तरीके के सामान यूज करना, उस तरीके का रहना सहना, ये सब हमने इस बीसीई के बीच में देखा, ठीक है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कहाँ पर?
ठीक है, इसको मैं और थोड़ी सी क्लियर बना देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लिंक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि क्या होगा ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अचानक से कोई और कुछ दूसरा बताएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए जितना थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं तो हमको लिंक समझ आ जाती है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है, इसलिए ये चीजें हमारी चल रही है। ठीक है, तो आप छोटे हो आप बड़े हो, आप चीजों को समझ लो, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, 2 मिलियन से 10,000 तक हमारा क्या चला, स्टोन एज हमारा चला, जिसमें पत्थर ही पत्थर के हमने सामान देखे। उसके बाद में 2700 बीसीई से 2700 बीसीई से 1600 बीसीई तक हमने क्या देखा, 1600 बीसीई तक हमने क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली जगह सारी देखी। उसके बाद में सब विलुप्त हो गए, मिस्ट्री हमने पढ़ी, उसके बाद में कुछ भी हमको नहीं दिखा। फिर उसके बाद में हम कहाँ पे आ गए हैं, वैदिक पीरियड पे आ गए हैं। अब ये करीब चल रहा है हमारा 1500 बीसीई पे। ठीक है, अभी हम 0 तक नहीं पहुंचे हैं, इसके बाद में 0 तक हम बहुत पेके करके पहुंचेंगे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड कहलाता है। ये जो 1500 बीसीई वाला समय है ये कहलाता है वैदिक एज। क्या कहलाता है, वैदिक एज। मतलब ये वो साल थे जिसमें धीरे धीरे करके लोगों ने वेदों को लिखना शुरू कर दिया था। सबसे पहला वेद जो लिखा गया था वो था ऋग्वेद। 4 वेद हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, आप धर्मों में पढ़ते हो, हिंदू धर्म में बताया जाता है। तो सबसे भले आप कोई भी धर्म को बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म की क्यों चीजें पढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है। ये भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में सबसे पहली, या फिर कहा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी देखा जाए तो, कुछ जो शुरुआती पुरानी कथाएं जो लिखी थी, जो पुरानी से पुरानी किताबें बनी थी, उसमें सबसे पहले नंबर वालों के आसपास जो है वो हमारा कौन सी आती है, ऋग्वेद आता है। कौन सा आता है, ऋग्वेद आता है, जो कि भारत में लिखा गया था। ठीक है, अब जैसे अब क्या कर दिया ना कि हमको तो हमने तो जब चीजें ढूंढी तो हमको तो फटे टूटे पन्ने या कहीं पे बिर्च के पत्तों पे चीजें लिखी हुई मिली थी। फिर उसके बाद हमें समझ आया कि यार ये तो बहुत पुराने समय की है, इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो फिर प्रिंटिंग वगैरह शुरू हुई तो हमने उसकी पूरी की पूरी किताब बना दी। लेकिन इतने सालों पहले किसी ने कोई किताब नहीं लिखी थी, सबने टुकड़े टुकड़े में, मतलब जो भी थे उन्होंने टुकड़े 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 करके अपने अपने तरीके से चीजों को लिख रखा था, और वो पत्ते पत्ते पे लिख रखा था। फिर हमको मिली, हमने कलेक्ट किया, मैन्युस्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं ना, पत्तों पे लिखा हुआ था, उनको हमने कलेक्ट किया। बहुत बाद में जब हमको चीजें मिलती गई, हमने उनको ट्रांसलेट किया, क्योंकि वो दूसरी भाषा, संस्कृत, ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ था, भाषा अलग थी, उसको ट्रांसलेट कर करके हमने आज की प्रेजेंट जो हम किताब जैसी ऋग्वेद देखते हैं वो हमको देखने को मिलती है। लेकिन पहले तो वो वैसी किताबें नहीं चलती थी ना, उन्होंने तो पत्तों पे ही लिख रखा था। ठीक है, सारा कुछ समझ आ रहा है। तो ये वैदिक पीरियड के बारे में हम इस आज वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमने स्टोन एज पढ़ लिया सबसे पहले वाले चैप्टर में, दूसरे वाले चैप्टर में भी हमने स्टोन एज के आसपास की बात की थी, तीसरे चैप्टर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, चौथा चैप्टर जो है वो वैदिक एज। तो हम ये पूरा सीरीज में ही चल रहे हैं, आपकी किताब में पूरा सीरीज से दिया हुआ है, कहानी जैसे पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। आगे 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 हम इसी टाइमलाइन को कंटिन्यू करके सारी की सारी हमारी 10th क्लास तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब हमने पेड़ पत्ते खाना शुरू कर दिए, फार्मिंग करना शुरू कर दी, घर बनाना शुरू कर दिया, सभ्यताएं हमने बना ली, और किताबें भी हमने लिखना शुरू कर दी। हमने अपने ओपिनियंस बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, कि जिंदगी कैसी है, कैसे जीनी चाहिए, कौन कौन से भगवान होते हैं, उन भगवान के लिए प्रेयर्स करनी चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। अलग अलग तरीके से हर इंसान ने अपने जीवन को जीना शुरू किया, जीवन को अलग अलग तरीके से जीना शुरू किया, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने ओपिनियन भी बनाना शुरू किए। जैसे आज के टाइम पे मुझे कुछ लगता है किसी चीज को लेके, आपको कुछ लगता है किसी चीज को लेके, किसी और को कुछ लगता है किसी और चीज को लेके, तो वो अपनी अपनी किताबें लिखते हैं कि नहीं, अपने 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 मत बयां करते हैं, अपने अपने थॉट्स बयां करते हैं कि यार ऐसा है, फलाना है, फलाना है। तो ऐसे ही वो पुराने जो पुराने लोग थे, ऋषि थे, है ना, जिन्होंने अपने आप को सेजेस कहा, जिन्होंने अपने आप को ऋषि कहा, जिनको हम भी ऋषि या सेजेस मानते हैं, उन्होंने ये किताबें लिखी। तो ये जो है ना ऋग्वेद, ये जो किताब जिस समय पे लिखी गई थी, इसको कहा जाता है वैदिक पीरियड। क्या कहा जाता है, वैदिक पीरियड। ठीक है, नाम दे दिया, उस समय का नाम दे दिया, है ना। ऐसे वैदिक पीरियड की कोई डेफिनेशन नहीं है, वेद लिखे इस समय पे, पीरियड मतलब क्या होता है, समय, है ना, जो समय रहा। ठीक है, वैदिक मतलब जिस समय पे वेदा लिखे गए, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, जिस समय पे ऋग्वेद लिखा गया था, वैदिक पीरियड। बाकी ये जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो 3 और वेद लिखे गए, ये ऋग्वेद के बाद में लिखे गए, इसको कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। क्या कहा जाता है, लेटर वैदिक पीरियड। ये क्या है भैया, बाद में लिखा गया था, सबसे पहले वाले वेद के बाद में, बाद वाला वैदिक पीरियड, ऐसा
मतलब इन समयों को नाम दे दिया ताकि जब भी हमको डिस्कस करना हो तो बार बार ये नहीं बताना पड़े कि जिसमें ऋग्वेद लिखा था, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अजुर्वेद लिखे थे। सीधे हम ये बोलते हैं वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, तो आपको समझ आ जाएगा कि वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा था और लेटर वैदिक पीरियड में क्या लिखा था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अभी हमको इन 3 वेद के बारे में नहीं पढ़ना, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत इजी से चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, हमारे पुराने इतिहास को बहुत अच्छे से बयां किया है। आप छोटे हो, अगर 6th क्लास के बच्चे हो या फिर बड़े बच्चे हो, जो ये कहते हैं, हमेशा मैंने बहुत सारे बच्चों को कहते हुए सुना है कि हमको तो भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाते ही नहीं है, हमको तो मुगल बताते हैं, हमको तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, हमको रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, हमें क्या करना है इससे, हमको भारत का इतिहास बताओ। पूरी 6th 7th 8th की किताब पूरी भारत के इतिहास की है, 2 मिलियन साल पहले से जो इतिहास जो लोगों को पता चला वो सब आपको पढ़ाना शुरू किया 6th क्लास से। बस बात ये है कि 6th क्लास में उम्र थोड़ी छोटी रहती है, हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते, पढ़ के भूल जाते हैं, तो हमको लगता है हमको पढ़ाया ही नहीं, वेदों के बारे में तक आपको पढ़ाया हुआ है। तो अब ये गलती मत करना, अगर आप छोटे हो तो आप अपने बड़ों को बताना कि पढ़ाया है, बताते हैं, पूरी टाइमलाइन सिखाना कि इसमें ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। ये पूरा भारत का इतिहास है ना, कितने समय पहले, इतने समय पहले भारत में क्या क्या चीजें हुई, ये पूरा का पूरा आपको 6th क्लास की किताब में बताया है, 7th में भी बताया है, 8th में भी बताया है, 9th और 10th के बाद जैसे फिर भारत का जो चीजें वो धीरे धीरे हम लोग फिर ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो वो किस में आ जाता है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती है। ठीक है, कि नया वाला ज़माना आ गया था, ब्रिटिशर्स आ गए थे, रूल करना शुरू कर दिए थे, फिर हमने हमारा तो पूरा पढ़ लिया, हमको इंडिपेंडेंस मिल गया, उसके बाद में दूसरे देशों के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है। जैसे हम अपने परिवार के साथ साथ में आस पड़ोस के भी लोगों के बारे में जान रखते हैं ना, ध्यान रखते हैं कि हाँ भैया किसके यहाँ क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, तो उससे अपना भी तो नॉलेज बढ़ता है कि नहीं चीज़ों को लेकर कि हाँ फलाने के यहाँ ऐसा हुआ तो हमको ऐसा नहीं करना, फलाने के यहाँ ऐसा हुआ तो ये अच्छा ऐसा कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, किसी अपने अपने में रहते हैं, बाकी सबका भी ध्यान रखते हैं ना। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, रशियन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ सीखा जा सकता है वो भी आपको पढ़ाया जाता है बड़ी क्लास में, छोटी क्लास में तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए छोटी छोटी कहानियां आपको बताई हुई है। ठीक, चलो बात करते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो सबसे पुरानी किताबें हैं उनमें से एक है क्या, ऋग्वेद। करीब 3000 साल पहले लिखा गया था। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो अभी टाइमलाइन पे 1500 बोला, अरे 1500 मैंने कैसे बोला, 1500 मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि भैया हम अभी किधर आ गए हैं, 2022 में, ये 0 और इधर क्या है 1500, ठीक है। अब 2022 साल तो ये, और इधर से 1500 ऐड करो इसको, 3700 के आसपास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मतलब अराउंड अराउंड मैं आपको बात बता रही हूँ। तो इसलिए ये या तो 1500 BCE बोल दो, 1500 BCE बोल दो, या फिर 3500 साल पहले की बात, ऐसे करके बोल दो। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। तो बस ये ईयर में कंफ्यूजन मत होना, ईयर का क्राइटेरिया अपने दिमाग में क्लियर रखना। किस भाषा में लिखी गई थी ऋग्वेद, ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी, जो वेदों वाली संस्कृत होती है, थोड़े से वो क्या होते हैं श्लोक वाली, ठीक है, और जिसके अंदर हाइम्स लिखे हुए, हाइम्स मतलब कहा जा सकता है जैसे मंत्र जैसे, है ना, थोड़े से पोयम टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने, जैसे हम नहीं पढ़ते पुरानी पुरानी गीता भागवत कथा पढ़ते हैं, हम पुरानी रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें श्लोकों में बात की हुई है, वार्तालाप की हुई है, संस्कृत के श्लोक हैं वो ऐसे, तो ऐसे इसी तरीके से जो है वो ऋग्वेद भी लिखी गई है, किताब भी वैसे ही लिखी गई है। इसके अंदर 1000 से ज्यादा हाइम्स है, जिनको सुक्ता या फिर वेल सेड कहा जाता है। सुक्ता या फिर वेल सेड मतलब किसी के बारे में बात की गई है, किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोला गया है। हाइम्स लिखी हुई हैं इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस कंपोज्ड बाय सेजेस, ठीक है। तो धीरे धीरे करके लोगों को समझ आने लगा होगा कि एक इम्पॉर्टेंट पावर भी है कुछ यूनिवर्स में है, जो ये धरती से घास उग रही है, हवा चल रही है, सूरज ज्यादा रोशनी दे रहे हैं, चंदा मामा जो है वो मतलब अपना प्रकाश फैला रहे हैं, ठीक है, सांस हम ले पा रहे हैं, हम बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, हम सोचने समझने की शक्ति रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसने ये सब कुछ बनाया हुआ है ना। तो सबने अपने अपने हिसाब से जो है वो अपने अपने भगवान डिजाइन किए ठीक है, तो सब कुछ ऐसा लगा, सबने उसको माना।
ठीक, तो भगवान के नाम पर सबने जैसे कोई एक चीज़, अब आप किसी से बात करना चाहते हो या किसी के बारे में किसी चीज़ में मानने लगे हो, तो उसके बारे में अच्छा बोलोगे ना, अच्छा बोलने की कोशिश करोगे। तो उन्हीं को अच्छा बोलने के लिए, भगवान के बारे में अच्छा बताने के लिए, भगवान को इम्प्रेस करने के लिए, भगवान से कनेक्शन बिठाने के लिए हाइम्स लिखी गई। ठीक है, हाइम्स लिखी गई जो कि भगवान की तारीफों में थी। किसने लिखी? सेजेस ने लिखी, जो ऋषि थे, जिनको हम आज ऋषि कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने इन हाइम्स को लिखा। ठीक है, स्पेशल गॉड के बारे में हमको इसमें से पता चलता है। जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, ऋग्वेदा को जब हमने पढ़ा, तो हमको उसमें कुछ तीन मेन भगवान के नाम दिखाई दिए। एक तो अग्नि, जिसको गॉड ऑफ फायर कहा जाता है। दूसरा इंद्र, जिसको वॉरियर गॉड कहा जाता है। इंद्र जो वर्षा करवाते हैं, वो भी आप समझ सकते हो इंद्र उनसे भी, या फिर जो देवताओं के राजा है, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इंद्र। और एक सोम, सोम मतलब एक ऐसा पौधा जो जिससे कि स्पेशल ड्रिंक बनती थी, बनाई जाती थी। तो ये कुछ स्पेशल, मतलब हमने क्या किया ना, हिंदू धर्म में आप कोई सी भी चीज देखोगे तो हर चीज के पीछे एक कारण रहा है, अकारण कुछ भी नहीं रहा है। आप इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि हिंदू धर्म से भी, मतलब मैं पर्टिकुलरली आपको इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने वाकई में देखा है, मतलब ऐसे कोई फेवर नहीं कर रहे हैं अपन किसी भी धर्म को, बट वाकई में ऐसा देखा गया है कि हर चीज के पीछे, भारत में कुछ भी चीज कही गई है, उस हर चीज के पीछे लॉजिक है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे कारण है। हमने बोला कि पेड़ों की पूजा करो, तो पेड़ों की पूजा करने के लिए क्यों बोला? हमने पेड़ों को भगवान क्यों माना? क्योंकि लोगों को उस समय पे समझ आ गया था कि पेड़ों की रक्षा करना जरूरी है। जब तक हम इनको भगवान नहीं बनाएंगे, तब तक लोग इसकी रक्षा करेंगे नहीं, है ना। लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये क्यों जरूरी है। अगर हमने कह दिया कि पेड़ भगवान है, तो काटने के पहले इंसान 10 बार सोचेगा कि पाप लग जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पर कारण उसके पीछे क्या है कि लोगों को समझ आया था, कुछ लोगों को, कि पेड़ का होना, प्रकृति का होना, हरियाली का होना कितना ज्यादा जरूरी है, अगर ये सब कुछ सस्टेन रखना है तो, ये सब कुछ चलाए रखना है तो। ठीक है, तो क्या क्या कह दिया कि पेड़ में भगवान है, इनकी पूजा करो। पूजा करोगे तो अपने आप उसको जल भी चढ़ाओगे, आप ध्यान भी रखोगे, देख रेख भी करोगे, ठीक है, सब कुछ करोगे, तो वो अपने आप फले फूलेगा और आपको ऑक्सीजन देगा, आपको पेड़ आपको फल फूल देगा, आपको खाने की चीजें देगा, सब कुछ करेगा, चिड़ियाओं का घर बनेगा, सब कुछ बनेगा, हरियाली बना के रखेगा, आपके आपके मन को शांति देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हर चीज के पीछे कारण है। हमने बोला नमस्ते करो। अब देखो, कोरोना वाले काल में हम लोग अगर हाथ मिला रहे होते, हमारी संस्कृति में हाथ मिलाना कभी बताया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वी रेस्ट्रिक्टेड टच। ठीक है, पता था पुराने जमाने के लोगों को कि अगर कोई इंसान किसी से किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट बनाता है तो उससे बीमारियां फैल सकती है, उसके उससे कुछ भी चीजें जो है वो फैल सकती है। इसलिए हमने हमेशा नमस्ते किया। ऑल्सो जब भी आप दोनों आपकी उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स को जोड़ते हो, ठीक है, तो एक अलाइनमेंट बनता है। ठीक है, एक अलाइनमेंट बनता है, आपकी पूरी बॉडी अलाइनमेंट में आती है, आपकी पूरी बॉडी अपने आप शांत महसूस करने लगती है और आपको अलाइनमेंट फील होता है। तो हर चीज के पीछे कारण है, हर चीज के पीछे कारण है। ठीक है, हमारे ये जो हाथ हैं, हमारे ये जो हाथ हैं, इनमें जो फिंगर्स हैं, इनको इनको ही ग्रह माना जाता है। ठीक है, इनको ग्रह माना जाता है। तो आपको पता है, ये वाली जो नस है ये कहीं से जाती है, ये वाली नस जो है वो कहीं से, ग्रह व्रह फिर भी छोड़ो, अगर आप नहीं मानते हो तो फिर भी आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ कि जैसे उंगलियां हैं, ठीक है, तो अब उंगलियों से जो नसें जाती है वो अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को टच करती है। ठीक है, उससे जितने हमारे ऑर्गन्स एक्टिवेट रहेंगे, इतना हम अलाइव फील करेंगे, इतना हम अच्छा फील करेंगे, इतना हम अच्छा सोच समझ पाएंगे, इतनी अच्छी हम लाइफ जी पाएंगे। तो उन उंगलियों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, एक्यूप्रेशर पड़ना जरूरी है। तो हमारे धर्म में अंगूठियों को पहनने का महत्व बताया गया है। तो जब जैसे ही आप अंगूठी पहनोगे, अपने आप आपकी नस जो है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और अपने आप वो अलग अलग जगह पे जाके एक्टिवेट होगी। आपने देखा है पैरों में बिच्छुड़ियां पहनी जाती है ना, शादी होने के बाद में, तो वो सिर्फ उसको शादी से जोड़ दिया गया है। बाकी उसके पीछे कारण ये है कि वही औरतों को जो है वो बीमारियों का डर ज्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस हार्मोनल चेंजेस और भी बहुत सारी चीजें, फिजिकल चेंजेस औरतों के इसमें ज्यादा होते हैं, है ना। तो बीमारियों का डर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है शादी के बाद, जो है वो प्रेगनेंसी वगैरह के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी लड़कियों की बॉडी में चल रही होती है, जो कि मेल बॉडी से काफी अलग होती है। ठीक है, तो ये जो अंगूठे हैं, अंगूठा है, अंगूठे के पास की
जो दो उंगलियां हैं, इनसे जो है हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा लिंकेज बनता है, इसीलिए वहाँ पे आपको अंगूठे में बिछुड़ी पहना दी जाती है, उंगली में बिछुड़ी पहना दी जाती है, और पैरों में चांदी अगर पहनी जाती है ना तो वो अपने एक मेडिसिन की तरह काम करती है। तो हर चीज के पीछे कारण है, हर चीज के पीछे कारण है, अकारण कुछ भी नहीं किया जाता। हम लोग को टिकी लगाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारी केंद्र होता है, ठीक है, हमारा केंद्र होता है, पावर सोर्स होता है हमारे यहाँ पे, अपने आप वहाँ प्रेशर पड़ेगा, अपने आप बॉडी अलाइन होगी। तो बहुत सारे कारण हैं, ये जो ये सारी किताबें हैं, ऋग्वेद हो गए, दूसरे वेद हो गए, ठीक है, आपके जो मतलब जो भी आप भले दूसरे धर्मों को भी फॉलो करते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें भी ऐसी कई सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, आपकी जीवन को, आपकी सोचने समझने की शक्ति को इम्प्रूव ही करता है। तो आप कोई सा भी धर्म फॉलो करते हो, जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी पुराने पुराने मतलब जो रूढ़ियां हैं उनको हटाकर, ठीक है, जो बाद में लोगों ने बनाई उनको हटाकर, जो कि कहीं ना कहीं आपको फायदा दे सकती है, आपको अच्छा इंसान बना सकती है, आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकती है, उसको हमको जरूर फॉलो करना चाहिए। ये सारा कुछ इसी में लिखा होता है। मंत्र बताए इसके अंदर, ठीक है, उसमें आपको श्लोक बताए हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो आज हम पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों, पुराने जमाने में क्या होता था, ठीक है। तो ये यूजुअली इसमें जो हाइम्स लिखे हैं या सुक्ता लिखे हैं या वेल सेड जो भी लिखे गए हैं, ये ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली नहीं लिखे गए। पहले तो लोगों ने कंपोज किए, मुंह से बनाए, लोगों को सुनाए, लोगों को याद करवाया, फिर बहुत सालों बाद उसको लिखा गया कहीं ना कहीं पत्तों पे, फिर प्रिंटिंग बहुत साल बाद प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आई, तो फिर आज से करीब 200 से भी कम साल पहले इनकी प्रिंटिंग हुई है, नहीं तो उसके पहले तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखे हुए थे। और उसके भी पहले जो है वो ओरली ही बोला करते थे, ओरली ही याद किया करते थे, ओरली ही सुनाया करते थे, और बच्चों को भी ओरली ही सुनाते थे, बिट बाय बिट याद करवाते थे, ठीक है। ये कुछ कुछ जो श्लोक है या कुछ कुछ हाइम्स है या सुक्ता या वेलसेड है, ये जेंट्स ने भी लिखे हैं, यानी कि मेल्स ने भी लिखे हैं, मेन ने भी लिखे हैं, कुछ जो है वो फीमेल्स ने भी लिखी है, वुमेन्स ने भी लिखी है, ठीक है। रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड, ठीक है, रिसाइट किया जाता था, गाया जाता था, सुना जाता था, रीड नहीं किया जाता था क्योंकि लिखा ही नहीं था कहीं पे ठीक है, सुनाया ही जाता था अधिकतर और याद किया जाता था। रिटर्न डाउन बहुत साल बाद लिखा गया, उसको कंपोज करने के बहुत साल बाद लिखा गया, और प्रिंट तो करीब आज से बहुत 200 साल करीब पहले ही लिखा गया। 3500 साल पहले सब कुछ हो चुका था, और आज से 200 साल से भी कम पे इसकी प्रिंटिंग हुई है, क्योंकि प्रिंटिंग बाद में हुई थी, पहले प्रिंटर जैसा जो है वो कुछ था नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या बात चल रही है, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद में देखा जाए तो ये थोड़ी सी संस्कृत के बारे में हम बात कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा कैसी है, क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखो, भाषाएं जो हैं इनको कुछ फैमिली के अंदर ग्रुप कर दिया गया है, मतलब जैसे मैं हूँ, है ना, अब मेरी उम्र के जो बच्चे हैं, जो भी 20-22 साल के जो भी बच्चे हैं, 22 साल के जो भी बच्चे हैं, 21-22 साल के जो भी बच्चे हैं, इनका सबका दिमाग एक साथ ही पैदा हुआ, ठीक है। तो हम हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो हमको एक ग्रुप में डाल दिया क्योंकि हमारे सोचने समझने की शक्ति एकदम सिमिलर है, या हमारा रहन सहन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है क्योंकि हम उसी पीरियड में पले बड़े हैं सारे के सारे, तो हमको एक क्लास में रख दिया। आप लोग जो लोग हो, जिस भी साल में पले बड़े हो, तो उनको सबको एक क्लास में रख दिया, उस क्लास का नाम 6th दे दिया। आपसे छोटे हैं उनको 5th क्लास नाम दे दिया, आपसे बड़े जो हैं उनको 9th क्लास का नाम दे दिया, 8th क्लास का नाम दे दिया, 7th क्लास का नाम दे दिया। इससे क्या हुआ कि आपने ग्रुप कर दिया उनको, ताकि आपको टीचर को या जो पढ़ाने वाला है उसको पढ़ाने में आसानी हो, सुनने वाले को आसानी हो, ठीक है, सिलेबस लिखने वाले को आसानी हो, कौन कितने लेवल का समझ सकता है उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, इसीलिए उनको क्लास की ग्रुपिंग कर दी। क्यों? ताकि चीजें आसान हो जाए, है ना। तो अगर किसी को लैंग्वेज के बारे में बताना है कि आखिर ये भाषा है, जो कोई कहीं पे संस्कृत बोल रहा है, कहीं पे कोई इंग्लिश बोल रहा है, कहीं पे ग्रीक बोल रहा है, कहीं पे पर्शियन बोल रहा है, तो जब इन भाषाओं को हमने मिलाया, हमने इनको देखा, हमने इसको समझने की कोशिश की, तो हमने इनको फैमिलीज के अंदर बांट दिया। जैसे क्लास होती है ना, जैसे हमारी क्लास होती है, कक्षा होती है, वैसे ही फैमिलीज इन्होंने नाम दे दिया कि ये वाली ये फैमिली है, ये वाली फैमिली है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो भी वर्ड्स आ रहे थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे। जैसे कि संस्कृत उठा लो, ठीक है, संस्कृत उठा लो, एशियन लैंग्वेज में आप पर्शियन उठा लो, यूरोपियन लैंग्वेज में आप इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच, इन भाषाओं को उठा लो,
ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? सिमिलर वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको इंडो यूरोपियन फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो यूरोपियन, मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेस है साथ ही साथ में जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है इनके अंदर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इनके अंदर कौन कौन सी भाषा आ जाती है? संस्कृत, आसामीज, हिंदी, सिंधी, ठीक है, अपना पर्शियन, इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच, ये सारी भाषा इंडो यूरोपियन भाषा में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, संस्कृत में मैं लिखूं मात्र, ठीक है, संस्कृत में मैं लिखूं मात्र, ढंग से लिख देती हूँ, ठीक है, हिंदी में मैं लिखूं माँ, और इंग्लिश में मैं लिखूं मदर। सिमिलैरिटी दिख रही है? म से शुरू हो रहा है, सब म से शुरू हो रहा है, और कहीं ना कहीं साउंड भी एक जैसा ही लग रहा है, ये सिमिलर है, इसलिए हमने इनको किसके अंदर डाल दिया? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में डाल दिया। तरीके भले अलग हो सकती हैं, स्पेलिंग भले अलग हो सकती है, मतलब सबका सेम है, साउंड भी ऑलमोस्ट सबका सिमिलर कर रहा है, और शब्द भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहे हैं, मात्र, माँ, मदर, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहा है ना। तो इनमें जो भी आती है वो सारी की सारी सिमिलर होती है। टिबेटो बर्बन में जो भी आती है वो सारी की सारी सिमिलर होती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक में जो भी आती है वो सारी की सारी सिमिलर होती है। द्रविडियन लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। आप तमिल उठा लो, तेलुगु उठा लो, कन्नड़ उठा लो, मलयालम उठा लो, सबका एक्सेंट आपको एक जैसा लगता है। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही कि सेम लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेम नहीं है, जैसे इनका तीनों को बताया, क्या ये सेम लैंग्वेज है? नहीं, लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, लेकिन साउंड कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर समांतर देखने को मिल जाएगा, सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में आपको सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या तो साउंड की सिमिलैरिटी लगेगी, या शब्द जो शुरू हो रहे हैं उनकी सिमिलैरिटी लगेगी, कुछ तो लगेगा। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इनको फैमिलीज में डिवाइड कर दिया। जो संस्कृत शब्द थी उसके अंदर, संस्कृत शब्द था उसके अंदर क्या लिखे था? ऋग्वेद और पुराने पुराने वेद लिखे थे। हमको जो भी पुरानी भारत में मिली हुई पुराने से पुरानी चीजें मिली है उसमें अधिकतर संस्कृत या पर्शियन भाषा का ही यूज किया है। बहुत पुराने समय वाली में तो अधिकतर पर्शियन दिखता है, उसके बाद में संस्कृत जो है वो हमको बहुत सारी जगह पर चीजें मिली संस्कृत भाषा में लिखी हुई। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ लैंग्वेज समझ में आ गया। ये इंडो यूरोपियन है। टिबेटो बर्मन में जो नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज आती है ना, जो नॉर्थ ईस्ट साइड चाइना से नीचे के आसपास की जो लैंग्वेज है वो सारी इसमें आ जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है जो भाषा, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में आ जाती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और एशिया की भाषाओं का कहीं ना कहीं मिक्सचर देखने को मिलता है। द्रविडियन लैंग्वेज आप समझ गए ये सारी की सारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद को किस तरीके से समझा? हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, हिस्टोरियंस ने ऋग्वेदा को कैसे समझा, कैसे पढ़ा? तो हुआ ये कि ऋग्वेदा के मनुस्क्रिप्ट्स हमको मिले। क्या मिले? पत्तों पे लिखे हुए श्लोक मिले, पत्तों पे लिखे हुए हाइम्स मिले। ठीक है, इन हाइम्स को जो है वो कश्मीर में पाया गया, कश्मीर वाले एरियाज में पाया गया, क्योंकि यूजुअली साधु संत ऋषि मुनि जो है वो तप करने के लिए माउंटेन वाले एरिया में ही जाया करते थे। आप कैलाश पर्वत की बात कर लो, आप पुराने से पुरानी कोई सी भी कथाओं की बात कर लो, सब में ऋषि मुनि सेजेस जो है वो आपको पहाड़ों के आसपास ही मिलेंगे, ध्यान की मुद्रा में, है ना। तो वहीं पर उनको एनलाइटमेंट होता है और वहीं पे वो अपने अपने हिसाब से भगवान से बातचीत वगैरह करके कनेक्शन बिठा के चीजें जो है वो लिखा करते होंगे। तो कश्मीर के आसपास हमको जो बिर्च बार्क है, जो कि एक पेड़ होता है, जो कि हिमालयन रीजन में ही देखने को मिलता है, उसकी जो बार्क होती है, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की बार्क समझते हो? पेड़ की बार्क क्या होती है? जैसे ये पेड़ है ना, ये इधर पत्ती है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला ब्राउन ब्राउन कलर का, इसको क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। तो बिर्च की बार्क जो थी, बिर्च की बार्क तो जो थी, उनके ऊपर लिखा हुआ, पत्तों के ऊपर लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको देखने को मिली। करीब 150 साल पहले जो है इसको, इट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा एज वेल एज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है तो ये करीब 3500 साल पुराने, लेकिन करीब 150 साल पहले इनको प्रिंट किया गया। ठीक है, करीब 150 साल पहले इनको प्रिंट किया गया और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, आज जो है ये पुणे में जो भी रहता है, पुणे साइड जो भी रहते हैं, महाराष्ट्र में जो भी रहते हैं, तो थोड़ा सा ढूंढना छांटना। ठीक है, मुझे पता ना कि पुणे में कौन कौन रहता है, और अगर किसी को पता है ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछना कि कौन सी लाइब्रेरी में ऋग्वेदा जो है वो की जो सबसे पुरानी किताब है वो रखी हुई है, प्रिंट करी हुई, जाकर देख के जरूर आना। मतलब ये तो मेरे को पक्के से बता ही देना कि पुणे को कौन कौन बिलोंग करता है, पुणे से कौन कौन बिलोंग करता है। समझ में
आए भैया, है ना? तो हिस्टोरियंस ने इनको पढ़ा, इनको समझा, इनकी भाषा को समझा, इनके बारे में समझा, इसमें क्या लिखा है ये समझा, किस तरीके की बातें कही गई है, उससे हमें ये भी समझ आया कि उस समय पे क्या-क्या होता था। जैसे अभी आगे हम बात करते हैं, एक पोयम जैसी चीज़ भी हमको उसके अंदर दिखी, मतलब बहुत सारे, ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है जिसके अंदर जो ऋषि मुनि विश्वामित्र है, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं हिंदू धर्म में। तो विश्वामित्र जो है वो 2 नदियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और नदियों के लिए गा रहे हैं। ऐसा इस एक मनुस्क्रिप्ट में इनको लिखा हुआ मिला कि नदियों से कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम सॉफ्ट हॉर्सेस जैसे एकदम पहाड़ों पे से उतर के आओ, जिस तरीके से गाय अपने बछड़े को लिक लिक करती है, इसी तरीके से तुम धीरे धीरे करके उतरो। एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना कि हम जो ये रास्ता तय करने जा रहे हैं या कुछ लोग ये रास्ता तय करने जा रहे हैं, तो उनकी एक्सेल जो होती है, जो भी उनके पास में कुल्हाड़ी वगैरह जो भी थी, उससे ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए ताकि ये आसानी से निकल सके, वहाँ से रास्ता जो है वो पार कर सके। तो जवाब में जो रिवर्स हैं वो भी जवाब देती हैं कि हाँ, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपकी बात मानी जाए और हम अपना पानी का लेवल मेंटेन करेंगे। तो ऐसी कई सारी बातें जो है वो हमको देखने को मिली, कई सारे ऐसे हाइम्स देखने को मिले जिसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो इससे आप क्या मतलब निकाल सकते हो कि लोग ट्रैवल करते थे, लोग नदियों से ट्रैवल करते थे, है ना? नदियों से ट्रैवल करते थे, साथ ही साथ में कहीं न कहीं आते जाते थे, तो सामान भी एक दूसरे का इधर से उधर लाते होंगे साथ में। रिवर्स तो मतलब जैसे पुराने-पुराने जो हमारी एपिक्स है, पुरानी-पुरानी जो कथाएँ हैं, उसमें यूजुअली ऐसे बात करते हैं कि भैया नदी को कह रहे हैं, नदी रिटर्न में से जवाब दे रही है। अब एक्चुअल में जो है वो क्या होता था ये हमें तो पता नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं पेड़ों से, नदियों से, नेचर से लोग कनेक्शन ज़रूर बिठाते थे। इससे हमें ये भी समझ में आता है। तो स्टोरी बता रखी है, एक हाइम डेडिकेट कर रखी है विश्वामित्र ने नदियों को, ठीक है? इससे हमें ये पता चलता है कि आर्यन्स जो है वो किस रीजन में रहते थे, क्या ज्योग्राफी थी। आर्यन्स मतलब जो शुरुआती दौर में रहने वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को आर्यन भी कहा, आर्यपुत्र भी कहा, ठीक है? तो इनकी ज्योग्राफी क्या थी, किस इलाके में रहते थे। तो इसमें जो है वो हमको इंडस रिवर, सरस्वती रिवर की बात की हुई है, गंगा की बात की हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके आस-पास मतलब लोग रह रहे हैं। और ये तो हमने देखा भी कि अधिकतर जो पुराने से पुरानी कथाएँ हमने पढ़ी या पुरानी से पुरानी बातें हमने देखी है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीज़ें मिली वो उनको नदियों के आस-पास ही मिली। तो अधिकतर पुराने लोग जो हैं वो जो जब बसना शुरू किया था उन्होंने, तो नदियों के आस-पास ही बसना शुरू किया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिवर के फ्लो के बारे में हमको पता चलता है इससे, काउस के बारे में पता चलता है कि भैया उनको वर्शिप किया जाता था, हॉर्सेस के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा वो हॉर्सेस चैरियट्स की भी बात की हुई है, वो आपके एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हो, डब्बे में पूरा बताया हुआ है। तो ये पता चलता है कि भैया हॉर्सेस चैरियट जो रथ होते हैं वो भी हुआ करते थे, जो कि आर्मी में लोग यूज करते थे, ठीक है? तो ये जो ऋग्वेदा की हाइम्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको जो पुरानी ज्योग्राफी है कि किस तरीके से लोग रहते थे, कहाँ रहते थे, किन इलाकों में रहते थे, कैसा मौसम हुआ करता था, नदियाँ कैसी हुआ करती थी, क्या-क्या कल्चर थे, क्या-क्या सोसाइटीज थी, किस तरीके की सोसाइटी थी, ये सब हमको पता चलता है इन सारे श्लोकों से, है ना? क्योंकि ये बहुत पुराने समय पे लिखे गए हैं और जो भी लिखा गया है होता होगा वैसा, तभी उन्होंने लिखा है ना। भाई घोड़े होते होंगे, कैटल होती होगी, रथ होते होंगे, तभी उनके बारे में उल्लेख हुआ है। जो चीज होती नहीं होगी उसके बारे में उल्लेख वो क्यों करेंगे? होता होगा वही चीज उन्होंने लिखी ना। तो इस तरीके से हमको इन हाइम्स को सहेजे रखना, इन हाइम्स को पढ़ना, इनका मतलब निकालना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, अगर हमको हमारे भारत के पुराने इतिहास को संभाल कर सहेज के रखना है और जानकारी निकालते रहना है। तो ठीक समझ आया? उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो ऋग्वेद वाली किताबें हैं या जो पुरानी किताबें हैं, इसमें अधिकतर गाय, गाय के बछड़े, घोड़े, बच्चों में हम देखा जाए तो जो बेटे होते हैं, क्योंकि वो कुल को आगे आगे बढ़ाते थे, ठीक है? तो उनके बारे में अधिकतर बात की गई है, उनके लिए प्रार्थना की गई है, क्योंकि देखो गाय वगैरह का मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब हमने सेकंड वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि धीरे-धीरे करके पहले तो ये जानवरों के पीछे-पीछे भागते थे खाने के लिए, लेकिन इनको समझ में आया कि नहीं यार, अब तो पेड़-वेड़ उगने लगे, हम उगाने लगे, खेती-बाड़ी करने लगे, तो इनको थोड़ा-सा पालते-पोसते हैं। तो धीरे-धीरे करके उन्होंने डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर पाला, देखा कि ये थोड़ा-सा शैतान है यार, इसको नहीं, तो फिर ऐसे जानवर पालना शुरू किए जो काटते नहीं है ना? जैसे कि अपनी गोट हो गई, ठीक है, बकरी हो गई, गाय हो गई, इनको पालना शुरू किया। इनको पता चला कि इसमें से तो दूध भी निकल सकता है, दूध से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, दूध हेल्दी भी होता है, ठीक है?
तो बहुत ज़्यादा प्योर माना जाने लगा, क्योंकि जिस चीज़ से आपको कुछ मिल रहा है आप अपने आप उसका सम्मान करने लगते हो। ठीक है, तो गाय को तो भगवान जैसा ही दर्जा दिया गया पुराने से पुराने ग्रंथों में। ठीक है, कि गाय के अंदर तो 33 कोटि देवता विराजमान है, 33 कोटि देवता रहते हैं, इतनी शांत होती है, इतनी काम होती है, हमको दूध वगैरह भी देती है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गाय को जो है वो बहुत अच्छा अच्छा बताया गया है, उसके लिए प्रेयर भी गाई हुई है। साथ में घोड़ों के बारे में बात किया हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे करके हम इन ऋग्वेदा के जब हाइम्स को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि लोग वॉर भी लड़ना जो है वो लोगों ने शुरू कर दिया था, क्योंकि अब रहने लगे, अब क्या करें, तो अब लड़ाई भी करेंगे, तो भाई कोई गाय के लिए लड़ रहा है, कोई किसी जगह के लिए लड़ रहा है, कोई किसी अपने घोड़े के लिए लड़ रहा है, कोई बच्चे के लिए लड़ रहा है। तो ऐसे वॉर्स की भी कहीं ना कहीं उल्लेख जो है वो पुराने से पुराने ऋग्वेद के श्लोकों में किया हुआ है ना। चिल्ड्रन के बारे में, हॉर्सेस के बारे में, कैटल के बारे में प्रेयर्स की गई है ऋग्वेदा में। बैटल्स भी लड़ा करते थे, लड़ाइयाँ लड़ा करते थे कैटल के लिए, ज़मीन के लिए। ठीक है, क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए, लोगों को कैप्चर करने के लिए, ऐसा सब हमने जब इन हाइम्स को पढ़ा तो हमको समझ आया कि ऐसा ऐसा होने लगा था इस समय तक। ठीक है, जो इन बैटल से जो पैसा मिलता होगा या वेल्थ ये लोग ऑब्टेन करते होंगे, तो जो भी इनका लीडर होता होगा थोड़ा बहुत वो रख लेता होगा उन पैसों को, और बाकी पैसों का या बाकी चीज़ों को यज्ञ और हवन में भी ये लोग लगा देते होंगे। ठीक है, वॉर में ऐसा हमने जब हाइम्स पढ़े तो हमको समझ में आया कि अधिकतर जो है वो लोग ही, जो आदमी होते थे वही लड़ा करते थे। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी इस समय तक कि भैया आर्मी ही ये सेना है और फिर इसी के साथ में लड़ेंगे, नहीं, रैंडम लड़ा करते थे भीड़ इकट्ठी करके। ठीक है, ऐसा कुछ करते होंगे। हाँ, असेंबली जरूर धीरे धीरे करके लोग इकट्ठे होने लगे थे, जो मोस्ट पावरफुल होता था उनमें, जो शक्तिशाली होता था, जो थोड़ा सा ऐसा कटस्थ होता था, उसको वो लीडर बना लेते थे और डिस्कस किया करते थे। ठीक है, तो दे यूज टू चूज लीडर हु वाज मोर ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर। तो ये सब हमको कैसे पता चला कि ये समय, इस समय तक, मतलब पिछले में, अभी तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में ये लोग क्या कर रहे थे। अच्छा हाँ, आपको ये भी ध्यान होगा कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इनके लीडर्स रहे होंगे, राजा रहे होंगे। ऐसे राजा नहीं जो आज हम पढ़ते हैं जिनके बारे में कि वो पहन रखा है, सिंहासन पे बैठे हैं, वैसे वाले राजा अभी तक आए नहीं है, वो अब आएंगे। ठीक है, अभी तक तो ये ऐसे राजा हैं जो कि लीडर हैं, है ना, जो कि सभी लोगों का ध्यान रखते होंगे धीरे धीरे करके, और इनको सेफगार्ड करते होंगे। या फिर जो बिल्डिंग्स वगैरह प्लान करना कि क्या कंस्ट्रक्शन करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप देखते हो ना कि धीरे धीरे जैसे राजा जो है वो पनपता कैसे है, राजा राजा बने कैसे होंगे लोग। तो राजा कैसे बने होंगे कि पहले तो शुरुआत में लोगों ने रहना शुरू किया, उसके बाद में इनको लड़ाइयाँ भी लड़ने की जरूरत पड़ी। तो लड़ाइयाँ लड़ने के लिए कोई कोई एक अपने आप ऐसा लीडर इंसान होता है ना, जो आगे बढ़ता है, जो रहता है कि अरे चिंता मत करो अपन करेंगे। तो ऐसे करके उसी को धीरे धीरे करके उन्होंने राजा बनाना शुरू कर दिया होगा। अभी इस पर्टिकुलर पीरियड तक कोई राजा एज सच बना नहीं है, ऋग्वेदा में ऐसे कोई राजा वगैरह का कोई उल्लेख किया हुआ नहीं है। वो आने वाले चैप्टर्स में या आने वाले जो भी शास्त्र हैं उसके अंदर हम देखते रहेंगे। ठीक है, आने वाली किताबों, मनुस्क्रिप्ट में हमको देखने को मिलेगा। बाकी अभी फिलहाल तो जो है वो लीडर्स की बात की हुई है, जो कि लड़ाइयाँ वगैरह लड़ा करते थे, यज्ञ वगैरह में पार्टिसिपेट किया करते थे। किस तरीके के लोग थे, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो राजा की बात की हुई है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन वो राजा नहीं जो हम सोचते हैं, है ना, ध्यान रखना। ऋग्वेद में राजा की बात की हुई है, लेकिन वो राजा नहीं जो हमको आज पता है, जो कि सिंहासन पे बैठता है, ऊंट घोड़े हाथी लेके चलता है, जिसके पीछे अक्षौहिणी सेना होती है, वैसा वाला राजा का कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में राजा का मतलब वही लीडर बताया हुआ है, जो कि लोगों का ध्यान रखता हो, लोगों को प्रोटेक्ट करता हो, लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत लड़ता हो। ठीक है, सिंपल लोग जैसा ही, लोगों के बीच में रहने वाला ही। ठीक है, ऐसा ही जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, इनका सबका कैसे क्या करना है, प्लानिंग क्या करनी है, जो अभी हमने पिछले वाले में पढ़ा था ना इंडस्ट्रियल में, वही। तो सिंपल सा इंसान, बस वो लीडर है, ऐसा उसको उसको राजा बोला गया है। ठीक है, प्रीस्ट के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, जो कि यज्ञ हवन किया करते थे, जो ये श्लोक लिखा करते थे, है ना, इनके बारे में हमको बताया गया है। जन और विश के बारे में बताया गया है। जन और विश का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे वैश्य के बारे में हम बोलते हैं ना, कम्युनिटी ऑफ पीपल होते हैं जो वैश्य होते हैं, जिनके, वैश्य तो हम आज भी समझते हैं कम्युनिटी है, जैसे कि राजपूत हो गए, ठीक है, ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो ये क्या है, ये कम्युनिटी ऑफ पीपल है। तो वैश्य के बारे में जरूर बात की हुई है ऋग्वेद में। जन के बारे में बात की है, ग्रुप ऑफ पीपल को जन भी कहा गया है ना, जन भी कहा गया है, उसके बारे में बोला गया है। तो बहुत सारे वैश्य और जन के बारे में बात किया गया है, नाम लेकर बात की गई है, जैसे पुरुजन, भरतजन, यदुजन,
है ना, या विश जो भी है, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिटी ऑफ पीपल, है ना, कम्युनिटी ऑफ पीपल मतलब लोगों का ग्रुप जिन्होंने अपने अपने आप के अपने ग्रुप को नाम दे दिया हो, और उन्हीं के बारे में ऋग्वेद में कहीं ना कहीं श्लोक में, हाइम्स में, वेल सेड्स में उनका उल्लेख किया गया है। जैसे विश्वामित्र ने नदियों के बारे में बताया, तो ऐसी कुछ ऐसी हाइम्स होंगी जिसके अंदर ये इनके सबके नाम लिए हुए होंगे। तो उससे हमें पता चलता है कि कम्युनिटी ऑफ, अपने अपनी कम्युनिटी को लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया था, है ना। जो यज्ञ हवन करते थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया था। लीडर्स जो है वो अपने आप को राजा कहलाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। जो कम्युनिटी ऑफ पीपल है उसमें जन, विश और ये सब नाम जो है वो धीरे धीरे करके पनपने लगे थे। आर्यास की भी बात की गई है, जो शुरुआती दौर में रहने वाले जो भारत के ओरिजिनल लोग थे उनको आर्य भी कहा जाता है। हम अधिकतर देखते हैं जब हम महाभारत और रामायण और ये पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है आर्य पुत्र, है ना, मतलब भारत के पुत्र, मतलब जो शुरुआती रहने वाले जो लोग थे उनके पुत्र, ऐसा, ठीक है। तो आर्य के बारे में बात की गई है, उन्हीं के अपोनेंट, उन्हीं के अपोजिट, यानी कि जिस तरीके से आर्यों का रहना सहना था उसी के जस्ट अपोजिट दास और दासी, दासी के बारे में भी बताया गया है। तो दास और दासी ऐसे कुछ होता नहीं है, बस वही कि एक जो पावरफुल है वो लीडर बन गया, वो आर्य कहलाने लगे। जो बेचारे कमजोर है, वीक है, अपनी बात को नहीं बयां कर सकते, जो लोगों के ऊपर दया भाव रखते हैं, जो लोगों का काम करने लगे होंगे, उनको उन्होंने दास दासी बना लिया होगा। बाकी दास दासी वाला कंसेप्ट अपने को बिल्कुल भी दिमाग में रखना ही नहीं है, हटा देना है, ठीक है। कुछ नहीं होता दास दासी जैसा, पुराने लोग जो है वो करते थे, उसके ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आर्यस ऐसे लोग थे जिन्होंने भी हाइम्स और ये सब कंपोज की। बाद में दास दासी जैसी जो है वो बातें होने लगी, जिनको स्लेव भी कहा जाने लगा, तो वो सब अपने मतलब का नहीं है, उसको हटाओ, ठीक है। बाकी हम इस पीरियड में जो है जब इस पीरियड की छानबीन होने लगी या इस समय के बारे में जो है वो धीरे धीरे करके पता चलने लगा, तो हमको बरियल्स भी देखने को मिले, है ना। जैसे हमको पुराने वाले चैप्टर में इंडस वैली में हमने आखिरी आखिरी में जो है वो बरियल्स देखे थे अलग अलग जगह पर, कि अलग अलग तरीके के बरियल्स देखने को मिले। सेकंड चैप्टर में हमने बरियल्स देखे थे। तो बरियल्स क्या होते हैं, वही खोद खाद के इंसान को जो है वो दफनाया जाता था, ठीक है। तो वो बरियल्स हमको जरूर से देखने को मिले। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। तो ये क्या करते थे, बरियल को मार्क करने के लिए, कि भैया बताने के लिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किसी को गाड़ा, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई गड़ा हुआ है, तो इन्होंने मार्किंग लगा रखी थी। बड़े बड़े पत्थर, स्टोन बोल्डर, बड़े वाले जो पत्थर होते हैं उससे सर्कल बना देते थे, ठीक है। और इस तरीके के बीच में ऐसी गैप रख देते थे और उसमें बड़ी फरसी डाल देते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, मेगालिथ, मतलब जो बड़े पत्थर होते हैं। मेगालिथ क्या कहलाते हैं, बड़े पत्थर। तो बड़े पत्थर से इस तरीके से कवर कर देते थे, उसके आसपास और बड़ा पत्थर लगा देते थे, बीच में इस तरीके की फरसियां जो है वो आसपास से लगा देते थे। इससे क्या पता चलता था कि हाँ भैया यहाँ पे बरियल है, ठीक है। तो स्टोन बोल्डर्स जिनको मेगालिथ भी कहा जाता है, वो केयरफुली अरेंज किए जाते थे बरियल को मार्क करने के लिए, कि हाँ भैया यहाँ पर क्या है, बरियल है, यहाँ पे किसी को गाड़ा हुआ है। ये जो प्रैक्टिस है आज से करीब 3000 साल पहले शुरू हुई, मतलब वो वैदिक पीरियड के आसपास ही वाली प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो गई थी। डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में हमको बहुत सारे बरियल्स देखने को मिले, ठीक है। कई सारे बरियल्स तो सीधे सरफेस के ऊपर ही थे, कि भैया यहीं पे जो है वो खोद खाद दिया और यहीं पे ऊपर, यहीं पे जो है वो गाड़ दिया। कुछ जो बरियल्स थे वो अंडरग्राउंड भी थे, कि भैया बहुत 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 ज्यादा खुदाई करके फिर अंदर जो है वो दफनाया, और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने मार्किंग कर दी। दफनाया बहुत अंदर है, मार्किंग ऊपर कर दी है, ठीक है, कि यहाँ पे बरियल है, ऐसे करके। कॉमन फीचर्स इसका ये था कि डेड जो मरा हुआ इंसान था उसको अलग अलग सामान के साथ में दफनाया जाता था। मतलब अकेला कभी भी हमको, बहुत पुराने बरियल तो है वो खाली अकेले तो मिले नहीं, उनके अंदर उनके साथ में कुछ ना कुछ सामान तो मिला ही मिला है। किसी के साथ में पॉट मिला है। अब वो पॉट इसलिए मिला है क्योंकि पॉट रह गया, बाकी पॉट के अंदर कुछ तो डाल के रखते होंगे ये लोग, ठीक है। तो कुछ साथ में भेजते थे कि भैया वो पुनर्जन्म होगा, या अंदर क्या पता इसको खाने पीने की जरूरत लगे, तो कुछ तो मानते होंगे वो अपने दिमाग में। तो ऐसे पॉट्स, ब्लैक वेयर, रेड वेयर, ये हमको साथ में बरियल्स के देखने के मिले। साथ ही साथ में कुछ बरियल्स में हमको टूल्स, जैसे जो भी कुछ भी छोटा मोटा सामान, वेपन, जो भी धार की चीजें या कुछ भी जो होता था आयरन वगैरह का, कई बार घोड़ों के स्केलेटन भी देखने को मिले, हॉर्स के इक्विपमेंट भी देखने को मिले, स्टोन और गोल्ड के ज्वेलरी भी हमको इन बरियल्स के साथ में देखने को मिली। तो जिसको जो पसंद होगा, मान लो मेरे को हो है वेपन वगैरह, मैंने जीवन भर वेपन जो यूज किए तो मेरे को बड़ा लगाव है, तो मैं मर गई तो मेरे साथ में उन वेपन्स को भी रख दिया कि भैया ये तू भी ले जाए, इसके साथ इसको लगाव है, क्या पता बाद में आ जाए वेपन लेने के लिए, तो साथ में रख देते होंगे। या फिर
हो सकता है प्रोटेक्ट करने के हिसाब से भी कि हाँ भैया कुछ हो ना, और अंदर मतलब मरने के बाद में भी तो कुछ तो सोच ऐसी रखते होंगे कि भैया ये सारा सामान भी बरियल के साथ में रखा करते थे, किसी के साथ में ज्वेलरी भी भेज देते थे। अपन कहते हैं कि क्या लेके जाएंगे, पर ये भेज देते थे ठीक है, ये लेके जाते थे कि भैया तुम ले जाओ तुम्हारा सामान, ठीक है, सारा कुछ पैक पाक करके तो ये ऐसे ऐसे हमको बरियल्स देखने को मिले कहाँ पे, इस समय पे, ठीक है। अब इन बरियल्स के अंदर हमको सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी पता चलता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे लोग जिनको बरियल्स मिले, उन्होंने देखा कि कुछ बरियल्स ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, देखो इसके साथ में बहुत सारा सामान भेजा हुआ है, वेपन भी रखे हुए हैं, है ना, हाथ वाथ में भी सोने चांदी के सामान पिना रखे हैं, ठीक है, बड़े बड़े कड़े पिना रखे हैं, आसपास भी जो है वो लाद रखा है, बहुत सारा कुछ गार्ड रखा है, तो मतलब ये अमीर है ना, इसके पास में इतना होगा तो इसके साथ में भेजा है, तो जाहिर सी बात है ये अमीर है, इसके साथ में चीजें भेजी गई। अब ये बेचारा देख लो, इसको तो गुड़ी मुड़ी करके ही अंदर डाल दिया, तो इसके पास में कुछ नहीं होगा, है ना, इसके पास में कुछ होगा नहीं ऐसा। तो जाहिर सी बात है, इससे हमको क्या पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे रहा करे होंगे धीरे धीरे करके, जिन्होंने अपने लिए चीजें, जैसे वेल्थ आज के टाइम पे है वैसा ही धीरे धीरे तब भी होने लगा होगा कि कुछ लोग जो है वो अपने लिए वेल्थ इकट्ठा कर पाते होंगे, ठीक है, कुछ लोग स्पेशल बन जाते होंगे धीरे धीरे करके, लेकिन कुछ लोग जो है वही नॉर्मल रहते होंगे, तो उनके साथ में बहुत कम चीजें हमको बरी करी हुई दिखी, वहीं कुछ बरियल्स के साथ में बहुत सारा सामान हमको दिखा, ठीक है। कुछ बरियल्स तो जो है वो साथ साथ में, मतलब हो सकता है पति पत्नी का इतना लगाव हो तो साथ में ही उनको रख दिया हो, ठीक है, तो मतलब पेयर में भी हमको, जोड़ी में भी जो है वो बरियल्स देखने को मिले, और उनके भी साथ में हमको सामान देखने को मिला, ठीक है। कुछ बरियल जो है वो फैमिली बरियल्स भी थे, अभी जो मैंने आपको बताया ना कि साथ में भेज दिया, जो जैसे मान लो मेरा क्यों, मैं क्यों मरूं ठीक है, तो कोई भी ले लो रैंडम, मतलब जो एक्सपायर हो गया हो उस समय पे, ठीक है, तो अब उसको गाड़ दिया। अब ऐसा हो कि यार इसका तो मन था कि ये तो हमेशा कहते थे कि यार दोनों के दोनों साथ में जाएंगे, साथ में एक्सपायर होंगे, तो लोगों ने सोचा कि इसके बरियल को की अपन मार्किंग कर देते हैं और रास्ता थोड़ा सा बना देते हैं और उसकी भी मार्किंग कर देते हैं, दूसरे को जब जरूरत पड़ेगी तो फिर, जैसे दूसरा जो है वो अब एक्सपायर हो गया, बहुत टाइम बाद एक्सपायर हुआ, लेकिन अब एक्सपायर हो गया, तो उसकी ऐसी इच्छा थी कि मेरे को उसी के साथ में गाड़ना, तो वो वाले रास्ते से ही वापस ले जाएंगे और उसके पास में जाके गाड़ देंगे। तो जब हमने उम्र निकाली तो पता चला कि भैया एक पुराना है एक नया है, थोड़े समय बाद गाड़ा हुआ था। तो ऐसे करके जो है वो फैमिली बरियल्स भी हमको देखने को मिले, या तो कुछ लोग साथ में एक्सपायर हो जाते होंगे तो उनको साथ में बरी कर देते होंगे, या कुछ जो आगे पीछे भी एक्सपायर होते थे जिनका मन होता होगा कि नहीं मेरे को तो उसी के साथ में गाड़ना, तो वो रास्ता ऐसा बना के रख देते होंगे, फिर उसके वापिस उसी के थ्रू ले जाते होंगे और गाड़ देते होंगे, ऐसा, ठीक है। तो परहैप्स people of the same family buried in the same place, though not at the same time, साथ में नहीं, कई बार किया हुआ, अलग अलग समय पे भी किया हुआ, लेकिन वो खोद खाद के फिर ले जाके वहां पे बरी कर देते थे, ठीक है। बाद में पोर्ट होल के थ्रू ले जाते होंगे दूसरी वाली बॉडी को, और स्टोन सर्कल्स वगैरह से साइन बना के बरियल साइड पे साइन बना देते थे कि हाँ भैया यहाँ पे बरी किया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे कि हाँ भैया यहाँ पे जो है वो अंदर बरियल है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। स्पेशल बरियल हमको देखने को मिला कहाँ पे, इनाम गांव में। जब हम इनाम गांव पहुंचे, जो कि किधर है भैया, जो भीमा की ट्रिब्यूटरी है घोड़ रिवर के पास में, वहां पर एक जगह है इनाम गांव, ठीक है। तो इनाम गांव में हमको ये देखने को मिला, करीब लोग रहा करते थे, 3600 से 2700 साल पुरानी, यही वैदिक पीरियड के टाइम पे यहाँ पे लोग रहा करते थे। एडल्ट्स को जो है वो ग्राउंड में बरी किया जाता था, सीधे यहाँ पे जो हमको बरियल देखने को मिले वो एकदम जैसे कोई गुड़ी मुड़ी नहीं था, सारे के सारे बरियल्स थे सीधे के सीधे, एकदम पैर फैलाए हुए और एकदम सीधे के सीधे ले किया हुआ है, उनको सीधे लाए किया, और अधिकतर बरियल्स का जो सर था वो नॉर्थ की तरफ था, ठीक है। जो नॉर्थ वाली साइड है उधर की तरफ उनका सर रखा हुआ था, और साउथ वाली साइड में उनके पैर रखे गए थे अधिकतर बरियल में, ठीक है। एक स्पेशल बरियल तो हमको ये देखने को मिला, ये आपको दिख रहा है, ये घड़ा है, ये मटका है, क्ले पॉट है जिसके 4 पैर है, 4 पैर वाला मटका होता है कि नहीं, इस मटके के अंदर एक इंसान को बरी किया हुआ है, ठीक है। तो वन मैन वाज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन कोर्टयार्ड ऑफ 5-roomed हाउस। एक 5 कमरों का घर था, उनका जो कोर्टयार्ड था, यानी कि जो बाहर का गार्डन वार्डन वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर क्ले के जार में, मतलब मिट्टी के घड़े के अंदर एक इंसान को बरी किया हुआ था। उसकी बॉडी जो है वो क्रॉस लेग्ड, अब बरी करेंगे तो पैर तो मुड़े मोड़ के रखने पड़ेंगे, तो इसे क्रॉस लेग पोजीशन में ऐसा बरियल हमको देखने को मिला। तो ये कुछ अलग है, अलग सा यहाँ पर हमको इनाम गांव में देखने को मिला। फिर जब हम इनाम गांव की हमने दूसरी स्टडी की, तो हमको ये भी पता चला कि यार यहाँ के लोग किस तरीके के थे। तो यहाँ के लोग जो है वो वीट बार्ली
बाजले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स इसमें ये सारी चीज़ें उगाया करते थे। साथ ही साथ में कई सारे एनिमल्स के बोन्स भी मिले, जैसे कि मतलब बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले जिसके ऊपर कट लगे हुए थे, ठीक है। तो हो सकता है उनको खाने की तरह यूज़ किया जाता हो, है ना। तो इस तरीके के बोन्स हमको देखने को मिले। कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर, मंगूज, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, ये सारे बहुत सारे जानवर के बोन्स हमको देखने को मिले। कहाँ पे? इनाम गांव। मतलब इनका कुछ ना कुछ लेना देना है भाई, या तो पालते होंगे या इनका शिकार करते होंगे या मार के खाते होंगे या फिर रखते होंगे अपने साथ में, तभी इनकी हड्डियां यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत जंगल वाला एरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे एविडेंसेस भी है कि वो बेर भी मिले, आंवला, जामुन, डेट्स जो होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बेरीज भी यहाँ पर हमको देखने को मिली, वो गड़ी हुई जमीन के अंदर या कहीं कहीं पेड़ वगैरह ऐसे पुराने से पुराने समय के देखने को मिले। तो ये कुछ इनाम गांव का सीन है। वो आपको हर चैप्टर के आखिरी में एक जगह की केस स्टडी दी हुई है, जैसे मेहरगढ़ की दे रखी है एक चैप्टर में, एक चैप्टर में धोलावीरा लोथल के बारे में बताया हुआ है, एक चैप्टर में आपको ये इसके बारे में बताया हुआ है, इनाम गांव के बारे में बताया हुआ है। तो एक ये जगह की, रियल लाइफ जगह की चीजें, बातें आपको बताते हैं कि भैया आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया कि ऋग्वेद था, ऐसी ऐसी कथाओं में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे बरियल थे, ऐसे ऐसे जो है वो लोगों को बरी किया जाता था। अब ये रियल केस स्टडी देखो कि हमको कैसे पता है कि ये सारे बरियल थे। तो हम इनाम गांव पहुंचे थे, तो वहां पे हमको ऐसे ऐसे बरियल देखने को मिले, ऐसे ऐसे सामान देखने को मिला, ऐसे ऐसे फूड वगैरह, ये सब क्रॉप वगैरह ये सब देखने को मिला। तो उससे हमको एक रियलिस्टिक मिल जाता है कि हाँ, कोई रैंडम हवा में बात नहीं कर रहा है, ऐसे वाकई में ऐसा हुआ है। जैसे कि इनाम गांव में क्ले के जार में बॉडी हमको मिली, बरी करी हुई बॉडी हमको मिली। तो इस तरीके के बरियल हुआ करते थे, ठीक है। तो वो आखिरी आखिरी में आपको एक जगह के बारे में बता देते हैं सारे के सारे चैप्टर में, ताकि एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको मिले कि हाँ, ऐसा वाकई में हुआ है। और इन्हीं के सबूतों के हिसाब से हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी पुरानी हिस्ट्री जो इतिहास है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ आया? तो काफी इजी सा चैप्टर है। आई होप आपको क्लियर है। सब कुछ वेबसाइट पे एकदम फुली तरीके से अवेलेबल है, यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई पैसा लेना देना नहीं है, आना है, पढ़ना है, अपने डाउट्स पूछने हैं और बहुत बढ़िया से जीवन यापन करना है। इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद में आपको एमसीक्यूज और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर के मिल जाएंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।